साथियों, जेफरी एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक यौन अपराधी की कहानी नहीं है। यह उस वैश्विक सत्ता जाल का आईना है जिसमें अरबपति, बैंक, खुफिया एजेंसियां और दुनिया भर के राजनेता एक ही धागे में बंधे हुए दिखाई देते हैं। और ये जो है मामला भारत में यानी कि एक तरह से इतना अभी जो है ये क्यों जो है वो चर्चा में बना हुआ है। आइए आज हम इसी के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी हम एक कवर स्टोरी हम तैयार करेंगे और भारतीय एंगल के संदर्भ में भी क्यों भारतीय पीएम का जो नाम है इसमें आया है और उस समय के जो है वो राजदूत और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का उल्लेख भी इसमें आता है और इसके साथ साथ में बहुत से जो अरबपति है उनका नाम भी इसके अंतर्गत आता है। साथियों, तो इन्हीं के बारे में हम भारतीय एंगल की दृष्टि से हम पहले चर्चा करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और हरदीप पुरी की कुछ जो ईमेल है वो लीक हुई है और इन ईमेल के माध्यम से यानी कि एक तरह से ये जो मैटर है ये आज जो है भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए इसके ऊपर जो चर्चा करना जरूरी है कि आखिर ये मामला क्या है। यानी हाल के हफ्तों में अमेरिका की हाउस ओवरसाइट कमेटी से जारी दस्तावेजों और स्वतंत्र पोर्टल ड्रॉप साइट न्यूज के 18,000 से अधिक ईमेल लीक ने एप्स्टीन के भारत कनेक्शन को लेकर कई सवाल उठाए हैं। द वायर सहित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस पर है वो रिपोर्टिंग की है। मोदी बैनन मीटिंग सेटअप की कोशिश। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत के ठीक बाद स्टीव बैनन यानी डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व स्ट्रेटेजिक और एप्स्टीन के बीच ईमेल आदान प्रदान के अंश सामने आए हैं। इन ईमेल में एप्स्टीन कथित तौर पर लिखता है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्टीव बैनन के बीच मुलाकात सेट कर सकता है और बार बार बैनन को यू शुड मीट मोदी कहता है। एक संदेश में एप्स्टीन के कथित शब्द है आई कैन सेट यू शुड मीट विद मोदी और जवाब में कथित तौर पर प्लीज जैसा उत्तर दिखाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आगे चलकर एप्स्टीन ने एक संदेश लिखा मोदी ऑन बोर्ड, यानी उसके हिसाब से मोदी ऑन बोर्ड है। हालांकि दस्तावेज ये नहीं दिखाते कि मीटिंग सच में हुई या नहीं। अब महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या है साथियों, अब तक उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड में कहीं यह प्रमाण नहीं है कि ये मीटिंग वास्तव में हुई या नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन के इस नेटवर्क के अपराधों में किसी तरह की भूमिका निभाई हो। अभी तक ये जो है सामने नहीं आया है। रिपोर्ट में खुद लिखा है इस खुलासे पर न प्रधानमंत्री कार्यालय ने टिप्पणी की है न ही स्टीव बैनन ने, और यह कि ये ईमेल अभी पत्रकारिता और राजनीतिक जांच के शुरुआती चरण में है। इसलिए पत्रकारिता के तौर पर यह कह सकते हैं कि एप्स्टीन ने प्रधानमंत्री से जुड़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं कि मोदी ने उसे राजनीतिक या किसी और स्तर पर स्वीकार किया हो या अपराध में लिप्त रहे हो। हरदीप पुरी के नाम पर कई कैलेंडर एंट्रियां हैं, इनका भी उल्लेख है इसमें आता है। एप्स्टीन के निजी कैलेंडर में 2014 से 2017 के बीच भारत के वरिष्ठ राजनयिक और बाद में अभी जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री बने हैं हरदीप पुरी के साथ कम से कम 5 संभावित अपॉइंटमेंट दर्ज दिखाए गए हैं। उस समय हरदीप पुरी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के पद से रिटायर होकर न्यूयॉर्क स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट अर्थात IPI से जुड़े थे। कैलेंडर में ये टेरे रोड लार्सन अर्थात नॉर्ग के राजनयिक के साथ संयुक्त मीटिंग जैसी एंट्रियां दिखती है जिन्हें एप्स्टीन का करीबी मित्र बताया गया है। लेकिन अभी भी कुछ जरूरी बातें हैं जिनका अभी आना है वो विशेष है। कैलेंडर में नाम होना सिर्फ एक नियोजित संभावित मुलाकात का संकेत है। यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह मुलाकात हुई या अगर हुई तो किस विषय पर हुई। न तो अमेरिकी किसी अदालत ने और न ही किसी अन्य अधिकृत जांच ने हरदीप पुरी पर एप्स्टीन के सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क में शामिल होने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार द वायर ने हरदीप पुरी से इन एंट्रियों पर सवाल भेजे हैं, लेकिन इस लेख के प्रकाशन तक यानी जब तक मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं उनका जवाब नहीं मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टिंग से जो तथ्य निकलते हैं वे मोटे तौर पर इतने ही है
इनके आधार पर यह कहना पत्रकारिता की मर्यादा के खिलाफ होगा कि मोदी या पुरी एप्स्टीन के सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क के हिस्से थे। अभी तक उपलब्ध दस्तावेज इस तरह के निष्कर्ष का समर्थन नहीं करते। नेटवर्क के दूसरे बड़े नाम अरबपति बैंक और थिंक टैंक, इसके ऊपर एक थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, फिर हम पूरी स्टोरी को यानी कि एक तरह से कवर करते हुए साथ हम आगे चलेंगे। एप्स्टीन के संपर्क, निवेशों और कोर्ट दस्तावेजों से जो अंतर्राष्ट्रीय चेहरे सामने आते हैं वे दिखाते हैं कि उनका नेटवर्क के किस स्तर पर काम करता था। यदि हम वित्त जगत की बात करते हैं तो जैसे एलन डर्शोविट्ज, लियोन ब्लेक, लेस्ली वेक्सनर, पीटर थील जैसे नाम है इसमें आते हैं। राजनीतिक दृष्टि से जो अमेरिका के भी वर्तमान जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू सहित कई नेताओं के जो नाम है इसमें आते हैं। बैंक की दृष्टि से जेपी मॉर्गन जो कि एक वैश्विक यानी कि एक तरह से बैंक है जिसके माध्यम से संदिग्ध लेन देन है वो हुए हैं। और थिंक टैंक और कूटनीतिक दृष्टि से इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट और कई जो कूटनीतिक शख्सियतें हैं वो इसमें शामिल होती हुई दिखाई देती है। इनमें से कई ने किसी भी अवैध गतिविधि से इनकार किया है। फिर भी ये तथ्य है कि दोषी बाल यौन अपराधी को इतना अधिक वैश्विक एक्सेस कैसे मिला, सत्ता तंत्र पर यह गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि हम न्याय, पारदर्शिता और राजनीतिक परीक्षा की दृष्टि से यदि हम बात करें तो जेफरी एप्स्टीन की कहानी में 3 बड़े निष्कर्ष वो साफ साफ दिखते हैं। कानून बनाम सत्ता का टकराव, अर्थात 2008 की स्वीट हार्ट डील हो या 2019 की जेल में मौत, हर मोड़ पर ऐसा लगता है कि न्याय और पारदर्शिता पैसे और राजनीतिक शक्तियों से जूझ रहे हैं। ग्लोबल एलिट का नैतिक दिवालियापन भी इससे यानी कि एक तरह से जो है वो सामने आता है जब अरबपति, बैंक, थिंक टैंक और राजनेता किसी न किसी रूप में ऐसे व्यक्ति से जुड़े पाए जाते हैं जिनका पूरा कैरियर नाबालिग लड़कियों के शोषण पर टिके नेटवर्क से गुथा हो, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं एक संरचनात्मक नैतिक संकट भी है। और भारत का नाम और जिम्मेदारी, हाल के दस्तावेजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और कुछ भारतीय कारपोरेट नामों का उल्लेख होना अपने आप में गंभीर राजनीतिक सवाल उठाता है। पर अभी ये सवाल जानकारी की प्रकृति, सीमा और सत्यता के स्तर पर है, न कि दो सिद्धि के। लोकतांत्रिक परंपरा की मांग है कि ऐसे मामलों में पारदर्शी, तथ्य आधारित और संस्थागत जांच हो, न सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक प्रत्यारोप के आधार पर फैसले दिए जाए, बल्कि इस मामले में जिनके नाम सामने आए हैं उनको भी जो है वो सफाई देनी चाहिए। और इस मामले में जो देश है वो जानना चाहता है कि कहीं आपकी कोई भूमिका है, वो तो इसमें कोई संदिग्ध नहीं थी। तो ये जो बातें हैं वो भी इसमें सामने आती है। एप्स्टीन नेटवर्क की यह कवर स्टोरी हमें याद दिलाती है कि यौन न्याय, वित्तीय पारदर्शिता और राजनीतिक जवाबदेही तीनों एक ही लड़ाई के मोर्चे हैं। पीड़ितों के लिए वास्तविक न्याय तभी संभव होगा जब न सिर्फ एप्स्टीन बल्कि उसके पैसे, उसके नेटवर्क और उसके संरक्षकों पर भी पूरा सच सामने आए, चाहे वे न्यूयॉर्क के पावर ब्रोकर हो या दिल्ली के साउथ ब्लॉक के गलियारे। तो साथियों, ये एप्स्टीन के संदर्भ में यानी कि एक तरह से वो बातें हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए। लेकिन अब ये स्टोरी इतनी सी नहीं है। यदि अब आपको और बाकी यानी कि एक तरह से इस मामले में जानकारी करनी है तो मैं आगे की जो बातें हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में है, वो सेकंड पार्ट में जो है वो बताऊंगा कि जेफरी एप्स्टीन कौन था, किस प्रकार से इसका मर्डर हुआ और किस प्रकार से यानी कि एक तरह से उसने जो है इस सेक्स स्कैंडल की दुनिया में बड़े बड़े राजनेताओं को, बड़े बड़े कारपोरेट जगत के जो लोग हैं उनको इसमें शामिल करके और एक जो है यौन अपराधों की दुनिया को किस प्रकार से यानी कि एक तरह से उसने खड़ा किया और किस प्रकार से उसने इन बातों को अंजाम दिया। इन बातों की चर्चा मैं सेकंड पार्ट में करने वाला हूं। लेकिन पहले पार्ट में आज इतना ही। और एक छोटी सी अपील कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि आप इससे हमारे कंटेंट यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।